हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने CDS 1 2023 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री की एक वीडियो सीरीज लाया हूँ। इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे और पूरा केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक वन शॉट वीडियो होगी जिसमें हम सीडीएस क्या जो केमिस्ट्री सीडीएस में जो केमिस्ट्री पूछी जाएगी, कितने नंबर की पूछी जाए, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें। इसमें तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 8 से 10 क्वेश्चन, समवेयर अराउंड 7 to 8 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 7 to 8 मार्क्स इजी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें मैंने पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के कवर की है। आई होप आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, आपको पूरी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे है, और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में देखते हैं और समझते हैं कि मैटर क्या हो। देखो, मैटर को कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। इंडियंस में भी कई ऐसे, इंडिया में भी हमारे वो पुराने समय में, एंशियंट टाइम में कई ऐसे महान ऋषि हुए थे जिन्होंने मैटर को डिफाइन करने की कोशिश की। उस में से एक महर्षि ने कहा था कि मैटर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हर चीज इस दुनिया में चाहे जो भी है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पंच तत्वों में क्या क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। ठीक है, इन 5 चीजों से मिलकर मैटर बना हुआ। लेकिन फिर जब आगे डिटेल स्टडी हुई, मैटर की और माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई, तब समझ आया कि मैटर क्या है। तो अभी हम मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, मैटर को हम डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसमें मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, ठीक है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसमें मास हो, उसे हम मैटर कहेंगे। अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके अंदर कुछ एक मास है, वो कुछ वो आपका 500 600 ग्राम्स के आसपास का होता है एक मोबाइल फोन, 500 600 ग्राम का होता है, उसमें मास है, तो वो एक मैटर है। एग्जाम्पल: चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, दे ऑल आर मैटर। अब स्मेल ऑफ अ परफ्यूम कैसे? देखो, स्मेल जो है ये आपका गैस में जो हमारा गैशियस सराउंडिंग है, गैशियस स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें फैला हुआ है, तभी तो आपके पास स्मेल पहुंचती है परफ्यूम की। तो उस कारण अब कुछ कुछ जैसे जो फीलिंग्स होती है, जैसे लव, हेट, थॉट, कोल्ड, ये सारी चीजें मैटर नहीं होती, क्योंकि ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, और ना ही इनमें कोई मास होता है। ये एक फीलिंग्स है, इसलिए इनको मैटर में इंक्लूड नहीं करते। अब मैटर आपका, अब हम देखते हैं मैटर कितने टाइप का है। मैटर हम बेसिकली 5 तरीके का होता है। ठीक है, इसमें एक और होगा। देखो, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और लास्ट में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, अब इन सभी पांचों स्टेट को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड्स आर द पार्ट सॉलिड वो स्टेट होता है जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर टाइटली क्लोज। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ही आपस में बहुत ज्यादा चिपके हुए कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। ठीक है, वो एकदम मिनिमम स्पेस, मतलब एकदम चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर इन सॉलिड, particles in solid only vibrate about their mean position and cannot। देखो, ये इतना कॉम्पैक्ट होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर मान लो आपका ये बीच वाला पार्टिकल, ये एक इसके बीच में स्पेस नहीं होती, ये एकदम कॉम्पैक्ट होता है। ये अपनी पोजीशन के सराउंडिंग में ये वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन ये इस जगह से मूव होके इधर नहीं आ सकता। ठीक है, सो ये है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाई होता है,
ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कि मतलब इनका जैसे हवा में फैलने का वो जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके सॉलिड में सबसे कम होती है। सॉलिड के एग्जांपल आइस, शुगर, रॉक, वुड। ठीक है। अब अगला स्टेट ऑफ मैटर है हमारा लिक्विड। अब लिक्विड क्या है? देखो, लिक्विड है जहां पे मैटर्स, वो जो पार्टिकल्स है मैटर की, दे आर क्लोजली पैक्ड, बट दे आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, सॉलिड से ज्यादा स्पेस होगा। सॉलिड में एकदम स्पेस नहीं थी, लेकिन इसमें स्पेस होती है। ठीक है। लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस एज पार्टिकल्स हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। इनको कॉम्प्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। लेकिन ये स्पेस फिर भी सॉलिड से ज्यादा होती है, सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। ठीक है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। ये हमें पता है कि आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालो, वो उसकी शेप ले लेता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल सबसे हाई होता है। ठीक है। उससे वीक आपका लिक्विड में होगा और सबसे वीक आपका गैस। ठीक है। लिक्विड के एग्जाम्पल क्या हो गए? वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी। ये हो गए आपके लिक्विड के एग्जाम्पल। अगला स्टेट ऑफ मैटर हमारा गैस। गैस जो है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर रहते हैं, ये आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल और लीस्ट एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, और सबसे कम गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैसेस हैव नीदर फिक्स शेप, ना तो इनका फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही इनका फिक्स शेप होता है। ठीक है। सॉलिड का देखो, जैसे आपको अगर मैंने कहा कि सॉलिड कह रहा हूँ, जैसे लिक्विड का हम देख लेते हैं। लिक्विड आप किसी भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेगा, ले लेगा ना। आप ग्लास में डालो ग्लास की ले लेगा, बॉटल में डालो बॉटल की ले लेगा। लेकिन अगर आपने, आपका लिक्विड की क्वांटिटी तो सेम होगी ना। अगर आप जैसे मान लो कि आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, आपने इसको जग में डाला तो ये जग की शेप में आ गया। इसको बॉटल में डाला, ये बॉटल की शेप में आ गया। इसको आपने इसको आपने बाल्टी में डाला, ठीक है, बकेट में डाला तो इसने बकेट की शेप ले ली। लेकिन ये क्वांटिटी तो नहीं बदला ना, इसका वॉल्यूम तो नहीं बदला। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि गैस में, कि गैस का ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द हाईएस्ट। गैसेस में आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी आप ये समझ लो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, गैस में कितनी तेजी से कोई पार्टिकल ट्रैवल कर पाता है। ठीक है। दैट इज हाईएस्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी इसमें सबसे हाई होती है। गैस के एग्जांपल एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है। अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारा प्लाज्मा। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने नॉर्मली देखा होगा। ठीक है। लेकिन प्लाज्मा है जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपको, ये नॉर्मल आपको अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच हैव एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। प्लाज्मा आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्लाज्मा आपको सन के कोर में या स्टार्स में देखने को मिलता है। इस वजह से ये आपने इसको देखा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू आयनाइज नोबल गैसेज एंड मेक द ग्लोइंग साइन विच इज एसेंशियली अ प्लाज्मा। ठीक है। नोबल गैसेस, आप इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो आप ये बाहर देखते हैं कि होर्डिंग्स लगी रहती हैं, और देखा नहीं है कि यार ऐसे होर्डिंग लगी हुई है, इस पे टाइगर श्रॉफ या कोई भी बना हुआ है, और ये ग्लो करती रहती है, तो इसके अंदर नियॉन वो होता है। ठीक है। नियॉन गैस होती है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो इसकी नियॉन गैस बहुत ही जल्दी, वो क्या कहते हैं, आयनाइज वो आयनाइज हो जाती है, और हीट देती है। ठीक है। हीट रिलीज करती है। तो ये प्लाज्मा आपको वैसे देखने को कहाँ मिलता है? ये आपको सन या स्टार के कोर में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा। आगे देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। इसको डिस्कवर किया था
हमारे बोस और आइंस्टाइन, ये दो साइंटिस्ट हैं, बोस इंडिया के थे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था एट द सेट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम कि दिस स्टेट ऑफ मैटर इज न्यू। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। At the set temperature, the motion of molecules becomes negligible, as this brings down the kinetic energy and the atoms no longer stay separate, but they begin to clump together. As इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये होता है कि अगर हम सॉलिड को, ठीक है, बहुत ही बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाएं, जैसे -273 केल्विन पे ले जाएं, ठीक है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाएं, तब वहां पे होता यह है कि जो आपका क्या कहते हैं, वहां पे लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो एटम्स है वो आपस में मिलके नहीं रहते, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये कौन से स्टेट ऑफ मैटर है और क्या है। अब अगला टॉपिक हमारा बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड जो होता है इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड फॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सॉलिड है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे आपका लिक्विड जो है वो वेपर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पे आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इन तीनों को आप ध्यान रखना, ठीक है, ये क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में। क्या है? सॉरी, हाँ, फ्यूजन। फ्यूजन वो प्रोसेस होता है जब सॉलिड स्टेट आपका डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। सब्लिमेशन, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। एंड डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड, गैस डायरेक्टली आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सब्लिमेशन में सॉलिड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये है आपका तीनों प्रोसेस के नाम, इसको ध्यान रखना। अब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट होता है, इसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert unit mass of a substance from solid state to liquid state without changing their temperature. लेटेंट हीट वो हीट है जो कि आपको किसी सब्सटेंस में देनी होगी टू कन्वर्ट इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। समझो क्या है। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर है वो आइस के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी। ठीक है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा और लिक्विड के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा क्या होता है? देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आइस होता है उसमें आप कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते जाएं। ठीक है, ऑल्दो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, लेकिन इसका स्टेट बदल गया। ये सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका स्टेट बदल गया। इस जो हीट है जो हमने इसमें प्रोवाइड किया है, ठीक है, देखो, हीट प्रोवाइड किया तभी तो आपका आइस आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। वो जो हिडन हीट है, ठीक है, वो जो हिडन हीट है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर होता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका वाटर जो होता है वो वेपर स्टेट में भी आपको पाया जाता है, जो कि गैस है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? इसमें होता यह है कि जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को हीट करते हो और कंटिन्यू उसमें आप हीट प्रोवाइड करते जाओ, कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते जाओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसका स्टेट जो है यह आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन आपका स्टेट चेंज हो गया, पहले वो लिक्विड था अब ये गैस हो गया।
ठीक है। सो वो जो हिडन हीट है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेपर। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड आपका वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, यह हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये रेन साइकिल के उसमें हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो वही इवेपोरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो हीट है, सॉरी जो लिक्विड है, वो आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो ये हैं वो चार फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। देखो कैसे करते हैं, एक एक करके समझते हैं। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन हाई होगा। ठीक है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप सभी को पता है कि अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया, अभी आप बाहर धूप में कपड़े डालो तो आधे एक घंटे में सूख जाएगा। ठीक है, या 2 घंटा लगेगा। जैसे ही और गर्मी आएगी वो टाइम और कम होता जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे, उतनी जल्दी पानी इवेपोरेट होगा। ठीक है। सो ये एक, तो आप समझ गए कि कैसे टेम्परेचर इवेपोरेशन से रिलेटेड है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होता है। सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि जो गरम गरम अगर आप कभी ऐसे दूध या चाय पीते हैं तो कई लोगों को देखा होगा कि वो प्याली में डाल देते हैं और उसको फिर तब जाके पीते हैं। क्यों? यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कम था, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, इस प्याली में जब हमने चाय डाला तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो चाय है ये जल्दी आपकी ठंडी हो जाएगी, मतलब वो जो उतनी हॉट थी अब उतनी हॉट नहीं रहेगी, अब वो पीने के उस पे आ जाएगी। तो इस वजह से ये आसानी से पिया जा सकता है। सो सरफेस एरिया आप बढ़ा दो, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाए। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट उतना कम होगा। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है कि एयर में प्रेजेंट आपका क्या कहता है, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। जितना ज्यादा अगर आपके एटमॉस्फेयर में पानी प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो और पानी तो जा नहीं पाएगा, और पानी को जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर में पानी है, आपके ये सराउंडिंग में मॉइस्चर है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो उसमें और पानी इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो आप रेनी सीजन। रेनी सीजन में, ठीक है, जब आपका पूरा पानी पानी हो जाता है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में पूरा मतलब एकदम वो ह्यूमिडिटी काफी हाई होती है। ठीक है, उस समय आपके कपड़े उतनी जल्दी नहीं सूखते। अगर आप छत पे डालेंगे तो कपड़े नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि यार ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में पानी है, ठीक है, सराउंडिंग में पानी है, और पानी कहाँ है, कैसे ही इवेपोरेट होगा। ठीक है। लास्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितनी तेज हवाएं चलेंगी उतना तेज आपका इवेपोरेशन होगा, उतनी जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे। कई बार हमने देखा है कि हवाओं में भी हम वो कपड़े डाल देते हैं और फिर हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more components in which particle size is smaller than 1 nanometer. सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट का, जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स the other component is known as solvent, and the component that is dissolved in solvent is called solute. देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ उससे आप समझ जाओगे। ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, और ये आपका सपोज करो शुगर है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये आपका, ठीक है, स्वीट ड्रिंक बन जाएगा कुछ। ठीक है, मीठा पानी बन जाएगा। इसमें आपका
ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में आपका वाटर प्रेजेंट है, ज्यादा वॉल्यूम में आपका वाटर प्रेजेंट है, कम वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है, कम वॉल्यूम में शुगर प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो चीज ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। समझ आ गया? जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास होगी वो सॉल्वेंट होगी, जो कम में होगी वो सॉल्यूट होगी। अगला टॉपिक है हमारा solubility. The maximum amount of solute that can be dissolved in a given quantity of a solvent at certain temperature is called solubility. Solubility होता है कि आप मैक्सिमम कितना ज्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर पाते हो एट सर्टेन टेम्परेचर। एक सर्टेन टेम्परेचर में आप कितना ज्यादा सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर पाते हो। ठीक है। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना आप डिसॉल्व कर पाओगे, वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है। ठीक है। कि एक सपोज करो कि आपका रूम टेम्परेचर पे आप पानी में, इतने पानी में आप सपोज करो कि 40 ग्राम्स ऑफ शुगर आपने डिसॉल्व कर लिया। ठीक है। अब 40 ग्राम से ज्यादा शुगर आप इसमें डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे डिपॉजिट फॉर्म में, ठीक है, वो नीचे आपको आपका सेटल डाउन हो जाएगा और ज्यादा डिसॉल्व। तो 40 ग्राम्स इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट योर रूम टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ heterogeneous mixture of two or more particles in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. सस्पेंशन वो मिक्सचर होता है जिसमें दो पार्टिकल्स का, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपका पानी में या फिर आपका सॉल्यूशन में बिखरा रहेगा बिना उसमें डिसॉल्व हुए। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं मडी वाटर। ठीक है। मडी वाटर, आप मडी वाटर को पानी में डालो, डिसॉल्व करो, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद वो सारा मड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसको ये जो ये जो नीचे मड बैठ जाएगा इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है। ये जो नीचे बैठ जाएगा इस सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सस्पेंशन। और नीचे ये जो मड बैठ जाएगा ये इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि ये पानी में आपका डिसॉल्व नहीं हुआ। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज इन सस्पेंशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी सीन इजली। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको इजीली देख पाते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब आप अगर फिल्टर पेपर से सस्पेंशन को वो आप पास करेंगे तो जो भी उसका सॉल्यूट होगा वो अलग हो जाएगा और लिक्विड अलग हो जाएगा। ठीक है। सस्पेंशन इन इज अनस्टेबल। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। वही जो मैंने आपको बताया कि आप मडी वाटर में आप पानी में मिट्टी डालो और उसको थोड़ी देर एकदम शांत छोड़ दो तो सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में थ्रू आउट डिसॉल्व नहीं हो पाया। सस्पेंशन के एग्जाम्पल क्या होंगे? मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फ्लोर वाटर। ठीक है। पानी में आप आटा मिला दो। तो ये आपके सस्पेंशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला टॉपिक है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। वी कैन डिफाइन कोलाइड्स एज अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस of a mixture of one of the substance is split into very minute particles which is dispersed throughout in second substance. The minute particles are called colloidal particles. ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों, इनका जो साइज होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन का इनका जो साइज होता है ये सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटा होता है। ठीक है। ये आपको याद करने हैं। ये कोलाइडल सॉल्यूशन का है कि जिसमें डिस्पर्स फेज कौन सा होगा। ठीक है। डिस्पर्स्ड मीडियम कौन सा होगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या बनेगा, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। ठीक है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की ही इमेज है, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो उसमें है ये सब। अगला टॉपिक हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट अकर होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है? ये होता ये है
कि जब आप कोलाइडर सॉल्यूशन में एक लाइट बीम को पास करते हो, ठीक है, तो ड्यू टू पार्टिकल्स, कोलाइडर सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, ये इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, ये पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये लाइट जो इनसे हिट होती है, उस लाइट को ये स्कैटर करते हैं, जिस वजह से आप कोलाइडर सॉल्यूशन में जो टॉर्च की लाइट है, उसकी टॉर्च की लाइट की बीम आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, फिर से सुन। Tyndall effect is a phenomena in which particles in a collide scatter the beam of light that are directed at them. Colloidal solution, ठीक है, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, जहां पे जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसको स्कैटर करेंगे, जिस वजह से आपको लाइट की पाथ विजिबल होगी। ठीक है, इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस दे आर इफेक्ट, ये जो शो करते हैं, कौन कौन शो कर सकते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन एंड वेरी फाइन सस्पेंशन। जो बड़े सस्पेंशन होंगे उसमें क्या होगा, उसमें वो जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, पूरा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से सॉल्यूट नीचे बैठा रहेगा, ऊपर सॉल्यूशन अकेला रहेगा। तो यहाँ से जो लाइट रे पास होगी तो वो शो नहीं करेगा, वो स्कैटर नहीं करेगा, जिस वजह से आपको लाइट की पाथ विजिबल नहीं होगी। लेकिन जो बहुत फाइन सस्पेंशन होगा, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट का साइज कोलाइडल सॉल्यूशन से हल्का सा बड़ा होगा, वो आपका लाइट रेस को स्कैटर करेगा, जिस वजह से आपको लाइट का पाथ दिख सकेगी। समझ आया? ये होता है आपका, ये एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, कि आप जंगलों में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं, जिस वजह से सनलाइट का आपको बीम्स दिखाई देती है। ठीक है, अगला है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए क्या क्या मेथड का यूज होता है? सो कई सारे मेथड से हम अपने सॉल्यूशन को सेपरेट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो टेक्निक है दैट इज यूज इन सेपरेटिंग द मिक्सचर, यूजुअली अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूबल सॉलिड। ठीक है, ये आपका कहाँ यूज होता है? डाई फ्रॉम इंक। ठीक है, इंक में से डाई को सेपरेट करने के लिए होता यह है कि आप इवेपोरेशन से होता यह है कि डाई नीचे बैठ जाती है और वाटर जो है आपका इवेपोरेट हो जाता है। आप वाटर को चाहे बाहर कलेक्ट भी कर सकते हो या फिर उसे इवेपोरेट हो। ठीक है, इवेपोरेशन एक मेथड है। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपको कहाँ यूज होता है? फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड होते हैं जो कि आपस में मिक्सड अप हो जाते हैं बहुत ही इजीली। दो प्योर लिक्विड जो कि आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं, उस लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आपका डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। तीसरा है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आप यूज करोगे ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए, या आयरन फ्रॉम इट्स सोप। आपको पता है कि ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरती रहती है। ये हमारा एक सेपरेटिंग फनल होता है, जिसमें से आप ये आप स्टॉप कॉक को निकाल दो, यहाँ से वाटर नीचे आता रहेगा। जहां पे आपका पूरा वाटर आ जाए और जहां पे ऊपर सिर्फ ऑयल बचे, आप स्टॉप कॉक बंद कर दो और सारा ऑयल आपका सेपरेट हो जाएगा और नीचे वाटर आ जाएगा। सो ये सेपरेटिंग फनल भी एक टाइप ऑफ सेपरेशन होता है। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आपका जो होता है बेसिकली यूज होता है टू सेपरेट इंक। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो आपका मेथड है वो आपका यूज, क्रोमेटोग्राफी जो है आपका, क्या आपका यूज होता है फॉर सेपरेटिंग कलर्स फ्रॉम डाई। आपका जो डाई है उसमें से कलर्स को सेपरेट करने के लिए, या पिगमेंट, नेचुरल कलर से डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम नेचुरल कलर, या आपका ये यूज होता है ब्लड में से ड्रग को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इन मेथड के लिए
हम इन सेपरेशंस के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करते हैं। अगला मेथड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, बताओ। सेंट्रीफ्यूगेशन से आप जो क्या होता है बता सकता है, गेस करो। ओ सॉरी। हाँ, आप इस मेथड से क्रीम को सेपरेट करते हो फ्रॉम मिल्क। इसमें होता यह है कि आप अपना जो भी क्या कहते हैं लिक्विड है उसको आप बहुत तेजी से रोटेट करवाते हो, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करवाते हो। इससे होता यह है कि जो क्रीम होता है, जो हल्का पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर सेपरेट हो जाते हैं और नीचे आपका पानी रह जाता है, और ऊपर से आप क्रीम कलेक्ट कर लेते हैं। ये इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आपका डेयरीज में, ठीक है। ये आपका डेयरीज में, डेयरीज में आपको मैंने बता ही दिया कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन में आपका यूज होता है, वॉशिंग मशीन में आपका यूज होता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट के दौरान सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम यूज करते हैं। सो आपको इसका एप्लीकेशन याद रखने की जरूरत है क्योंकि आपके एग्जाम में एप्लीकेशन ही पूछता है, ठीक है। अगला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल हमारे सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, वो किस बेसिस पे फॉर्म होता है, क्या लॉज उसमें लगते हैं। सो वो हमारे पास अलग अलग मेथड है, एक एक करके हम, मतलब अलग अलग हमारे पास लॉस है, एक एक करके हम उन लॉस को देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक आइसोलेटेड सिस्टम में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपको दिया था एंटोनियो लेवोजियर ने इन 1789। सिर्फ आप नाम याद रखो, एंटोनियो लेवोजियर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था, जोसेफ फ्रॉस्ट ने, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक केमिकल सब्सटेंस इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास से कनेक्टेड है, ठीक है। आप जैसे H2O का एग्जांपल लें, H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में जब आपस में जो मिक्स होते हैं, आपस में जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तब जाके आपका एक H2O का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये दो आपस में जब मिलेंगे, वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन, तब आपका एक H2O का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। ये इसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे तभी H2O का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ये जो हमें बताता है, ये बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो केमिकल सब्सटेंस है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जब तक एड अप नहीं होंगे तब तक वो डिजायर्ड आपका रिजल्ट फॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपको H2O बनाना है तो आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, इसके अलावा H2O नहीं बन सकता, ठीक है। अगला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपका जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, दो ही अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स, देन द मासेस ऑफ दीज एलिमेंट इन द कंपाउंड आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। अगर आपका अगर आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ एन एलिमेंट कंबाइन इन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है जिसमें कहा जाता है कि इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड को अगर हम कंबाइन करते हैं देन द मासेस ऑफ एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स। तो उनके जो मासेस हैं वो होल नंबर के रेशियो में होंगे। अगला लॉ है हमारा गे ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन measured at the same temperature and pressure, the ratio of volume of reacting gases are in small whole number। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, ठीक है, वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखें
तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है, ठीक है, P1/T1, P2/T2, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। तो ये आपका गेल ल्यूसेक्स लॉ है। अगला है आपका एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम जो है, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होता है। अब ये मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, ये मैंने आपको आगे वाले टॉपिक में समझाया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक सेम इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल हो, टेम्परेचर प्रेशर इक्वल हो, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे किसी सब्सटेंस में वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी आपको आपका अ, दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द साइंटिफिक थ्योरी ऑन द नेचर ऑफ अ मैटर, मैटर, ठीक है। ये मैटर के बारे में इन्होंने अपनी एक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी दी थी, ठीक है। स्टेटेड दैट ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा था कि सारा मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको हम एटम कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ है। अब डाल्टन ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे अपनी थ्योरी के लिए। क्या पॉस्टुलेट्स थे वो? कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ऑल एटम्स ऑफ a specific element are identical in mass, size, and other properties. ठीक है। Atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms of different element can combine with each other and form fixed whole number ratios in order to form compound. तो ये various postulates थे। डायरेक्ट postulates आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे आपका इनफैक्ट CD2 2020 में पूछा था कि आपकी एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो एटॉमिक थ्योरी आपकी जॉन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। अब जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी थे। क्या लिमिटेशंस थे? कि इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इट डज नॉट अकाउंट अबाउट आइसोटोप्स। इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं की थी, ना ही आइसोबार्स के बारे में बात की थी। एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एलिमेंट्स जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे तभी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि कुछ कुछ हमारे पास एलिमेंट, कुछ कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जो कि उस सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं होते, ठीक है। द थ्योरी ने एलोट्रॉप्स के बारे में भी कोई बात नहीं की थी, लेकिन हम देखेंगे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं और भी बाकी जो भी सब्सटेंस है उनके भी एलोट्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और इन वन मॉलिक्यूल ऑफ, इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो उसकी एटॉमिसिटी बताता है। जैसे O2 जो है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन है टू फॉर्म O2, ठीक है। O3 ट्राइएटॉमिक है क्योंकि इसमें तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। सो ये आपका एटॉमिसिटी है। वैलेंसी, वैलेंसी इज अ मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, ठीक है। वैलेंसी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहरी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी बताएगा, ठीक है। ये वैलेंसी का चार्ट है। अब आप इसमें देखोगे, देखो, कुछ कुछ आप सोच सकते हो कि सर कुछ कुछ पार्टिकल्स है जिसके बाहर सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सिक्स होते हैं, तो यहाँ पे तो केवल 1 2 0 1 2 3 और 4 तक है, ठीक है, 0 से 4 तक है। तो बाकी ये 5 6 वालों का क्या होता है? तो बच्चों इसका होता ये है कि एक एटम को, ठीक है, एक एटम को स्टेबल होने के लिए इसके बाहर 2n², ठीक है, ये 2n² के फॉर्मूले से अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखता है। या तो इसके पास 2n² के फॉर्मूले में हो, नहीं तो ये फर्स्ट शेल के अलावा, फर्स्ट शेल के अलावा, ये जो इसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के अलावा इसके जो भी बाकी के जो शेल्स हैं, ठीक है, वो फर्स्ट शेल के अलावा, जस्ट अ मोमेंट,
ठीक है, फर्स्ट शेल के अलावा इसके बाकी के जो शेल्स हैं, या तो उस पर 2n² के फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर 2n² के फॉर्मूले से नहीं है, ठीक है, अगर 2n² के फॉर्मूले से नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, ठीक है, अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या सपोज करो दो है, तीन है, ठीक है, अगर एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए ये आसान होगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। इनफैक्ट ये बहुत मुश्किल होगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होगा कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले। वही दो है तो दो देना आसान होगा, छह लेना मुश्किल होगा। तीन है तो तीन देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये पांच लेने से बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बट वहीं अगर इसमें छह सात, ठीक है, पाँच छः सात हो, तो ये फिर ऐसे वाले जो आपके एटम्स होते हैं, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि इनको कहीं से तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये अपना आउटरमोस्ट शेल फिल कर लें। दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आउटरमोस्ट शेल फिल कर लें। अब चार वाले के पास होता ये है कि ना तो ये इसके लिए देना ही इजी है, ना ही इसको किसी से ये चार इलेक्ट्रॉन बोरो करना इजी है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या है ये सब, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो ये आपकी वैलेंसी का चार्ट है, इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है, कि इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 to the power 23 एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। मतलब वन मोल कहता है, देखो इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे एक दर्जन केले में 1 डजन बनाना, अगर मैं बात करूं तो कितने बनाना होते हैं, 12। ठीक है, 1 डजन एप्पल की बात करूं मैं, तो कितने एप्पल होते हैं, 12। 1 मीटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कितने इसमें सेंटीमीटर होंगे, 100। तो वैसे ही अगर मैं 1 ग्राम ऑफ किसी सब्सटेंस की बात करूं, तो उसमें कितने अंदर पार्टिकल्स होंगे, कितने उसमें पार्टिकल्स होंगे, वो कौन बताता है, वो हमारा मोल बताता है। मोल बताता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस में, किसी भी पार्टिकल के 1 ग्राम सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। 1 ग्राम सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब अगर सब ग्राम ज्यादा है, अगर मान लो कि 2 ग्राम्स है तो इसका टू, अगर ये 2 डजन बनाना है तो ये 12 into 2 हो जाएगा, दैट इज 24 बनाना। तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली बताता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कितने वो आपका मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पता चलता है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिमेन आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन, ये ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बाहर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व होता रहता है, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहेंगे और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, देखो, जब हम लोगों को पता चल गया कि मैटर क्या होता है, हमने डाल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी दे दी, तो उसके बाद फिर हमने पता लगाने लगा कि एटम दिखता कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना तो उतने अच्छे क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स थे जो कि हम जिससे हम एटम्स को देख पाए। तो कई सारे साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से थ्योरीज पेश की कि भाई एटम ने ऐसा दिखता होगा, नहीं नहीं एटम ऐसा दिखता होगा। तो वैसे ही एक थ्योरी थी थॉमसन, ठीक है, विलियम थॉमसन की। इन्होंने अपना थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया था। ठीक है, ऑल्दो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था, पर ये मॉडल था क्या, इसको देख लेते हैं। इन्होंने एक तरीके से वाटरमेलन या का एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने कहा था कि वाटरमेलन में, ठीक है, ये जो एटम है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर एम्बेडेड है। जैसे कि वाटरमेलन में आपका ये पूरा रेड वाला पोर्शन जो है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए हैं।
ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए हैं। सो ये आपका वाटरमेलन मॉडल, या इसको केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। सो ये था आपका जे थॉम्सन का मॉडल ऑफ एटम। इनके ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे, क्या था, ये सब आप पढ़ लेना। ऑल्दो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आप देख लेना। इनके मॉडल ऑफ एटम में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लिमिटेशंस थे जिस वजह से ये मॉडल ऑफ एटम एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो लिमिटेशन क्या है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था। उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, He2 पॉजिटिव, ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव, इसको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल जो कि 100 एनएम जिसकी थिकनेस थी, उस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको बॉम्बार्ड किया था। इसकी उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की थी, खूब सारे पार्टिकल्स उसके ऊपर थ्रो किए थे। इन्होंने उस जब इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जब इसका रिजल्ट देखा तो उन्होंने पाया कि 99% जो पार्ट जो मैं मेरे अल्फा पार्टिकल्स थे वो थ्रू एंड थ्रू स्ट्रेट डायरेक्शन में आ गए। ठीक है। बहुत थोड़े से पार्टिकल्स बहुत थोड़े से पार्टिकल्स जो थे, मेरे अल्फा पार्टिकल्स जो थे, वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है। और 1 in 10,000 पार्टिकल्स, मतलब एक इन बहुत ज्यादा पार्टिकल्स में कोई एक पार्टिकल्स मेरा 180 डिग्री पे हिट बैक हुआ है। ठीक है। सो ये इनका ऑब्जर्वेशन थे। सो उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि मेजर स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ठीक है। एटम में जो मेजर स्पेस है वो एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे कि आपके थॉमसन ने कहा था कि वो पूरे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो एक जगह। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट वन स्मॉल पॉइंट। ठीक है। तो वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो आपका जो हीलियम He2 पॉजिटिव जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये जब गया तो ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है। कुछ एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ था। जब ये आपका पास हुआ तो ये कुछ एंगल से ये आपका डिफ्लेक्ट हुआ था, और बहुत ही कम 1 in 10,000 आपका 180 डिग्री पे टर्न हुआ, तो मतलब कि बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव होगा तभी ये डिफ्लेक्ट हुआ, और ये जब स्ट्रेट गया होगा, इसको हिट किया होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हुआ, वापस आ गया। ठीक है। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। उस हिसाब से इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स डिराइव किए। वो पॉस्टुलेट्स क्या है वो देख लेते हैं। एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन। दिस रीजन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है। एटम का जो मेजॉरिटी मास है वो बहुत ही छोटे रीजन में कंसेंट्रेटेड है, उस रीजन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट वॉज फाउंड लेटर दैट वेरी स्मॉल एंड डेंस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब हमने बाद में जब हमारा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स इंप्रूव हुए तब हमें पता चला कि ये जो छोटा सा मास है, जो ये न्यूक्लियस है, उसमें आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। एटम न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एन एटम हैज नो नेट चार्ज और दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता और दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये उनके पॉस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड के। अब हम अगला बात करते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। इसको दिया था नील बोर ने। ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में मॉडिफिकेशंस लाने के लिए इस मॉडल ऑफ एटम को लाया गया था। रदरफोर्ड्स मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड Rutherford's model introduced the nuclear model of atom, in which he explained that the nucleus is surrounded by negatively charged electrons, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या पॉस्टुलेट्स हैं वो देख लेते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो आपका नेगेटिवली चार्ज है ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व होता रहेगा। ये जो रिवॉल्व होता है, ईच ऑर्बिट और शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल शेल। ये जो
हर एक ऑर्बिट या शेल होता है, इनकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और ये इसी शेल में रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है। एनर्जी इसको हम 1 2 3 इस क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं, या इनका क्या कहते हैं, इनको KLMN शेल से हम इनको बताते हैं। के सबसे नीचे वाला शेल होगा, उसके बाद ऊपर जाते रहोगे तो LMN। ठीक है। अब इसमें कौन से उसमें कितने वो रहेंगे, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये हमें पता चलता है 2n² के फॉर्मूले से। मतलब ये जो फर्स्ट शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल है, के वाला शेल है, इसका n कितना होता है, n = 1। इसका एनर्जी लेवल 1 होता है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। सेकेंड जो शेल है, KL, एल वाला, इसमें एनर्जी n2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8। ठीक है। ऐसे हमें पता चलता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये आपका पूछ लेता है CDS के एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो हमें एटॉमिक नंबर से पता चलता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन एटम हैज। मास नंबर इज अ सम ऑफ मास नंबर इज अ सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, कुछ कुछ केसेस में अलग होते हैं, जो कि अभी हम देख लेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स है कि एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर जिनका डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। म- मतलब इसका एक कहने का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। एक एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है। आइसोटोप्स आर द एटम विच हैव इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर एक दूसरे से डिफर करता है। अब आइसोटोप्स का कुछ मेडिकल आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस, इसके आप एप्लीकेशंस देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे इसका मेडिकल एप्लीकेशन है, कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है। प्लूटोनियम 238 इज यूज एज हार्ट पेस मेकर। थायराइड इलनेस के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। कार्बन 14 आपका कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्रीकल्चर यूसेज भी है। जैसे फास्फोरस 32 आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। आइसोटोप अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जैसे सोडियम 24 इज यूज इन or gas and oil industry. Krypton 85 is used in for making plastic sheets. तो ये इसके अलग अलग यूज हैं, इसको आप देख लेना। अब अगला टॉपिक है हमारा आइसोबार। आइसोबार है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मतलब अलग अलग इनका एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन मास नंबर इनका सेम होगा। ठीक है। आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो एलिमेंट होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। Isobars have same atomic mass but different atomic number because of discrepancy in the number of nucleons. सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है इसमें। ठीक है। आइसोबार्स का यूज क्या होता है? आइसोबार्स का आपका यूज होता है, जैसे यूरेनियम के आइसोबार का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आयोडीन का आइसोबार यूज होता है आपका ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट यूज होता है कैंसर में। ठीक है। आइसोटोन आइसोटोन वो होते हैं जिसमें विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं एंड इन सेम एलिमेंट। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होंगे। ठीक है। तो ये है आपका आइसोटोन। ये आपको वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है। ठीक है, तो इसको इस वजह से याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स और वाई आपस में कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म एक्स वाई। जैसे एक आप एग्जाम्पल देख लो, टू टू एन ए प्लस सी एल टू गिव्स टू एन ए सी एल। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एक तरीके से अपोजिट है। ठीक है, इसमें होता यह है कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू सिंपलर कंपाउंड। जो एक सिंगल कंपाउंड है, एक एक्स वाई जो है, ये ब्रेक डाउन होगा इनटू एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई आपका ब्रेक डाउन होगा इनटू एक्स एंड वाई। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 विल ब्रेक डाउन इनटू CO एंड CO2। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता यह है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे x प्लस वाई जेड में, अगर x जो है y से ज्यादा रिएक्टिव है, तो x y को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म एक्स जेड प्लस वाई। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्ले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कम्स योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? आयंस गेट एक्सचेंज बिटवीन टू एंड मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। मतलब एक्स वाई प्लस जेड ए विल फॉर्म एक्स जेड प्लस वाई। मतलब इसमें जो आयंस है, ये आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका करोजन और रैंसिडिटी। करोजन क्या होता है? करोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर्स एंड एसिड। ठीक है, मेटल्स जो है आपका अटैक होते हैं थ्रू बाय मॉइस्चर और एसिड, और उससे होता यह है कि मेटल आपका वीक हो जाता है। ठीक है, करोजन अकर्स, जो करोजन आपका आयरन में अकर होता है तो उसको हम एक बड़े कॉमन नाम से जानते हैं, रस्टिंग। ठीक है, करोजन अगर आयरन में होता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये डार्क ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेता है, डार्क ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेता है आपका आयरन के ऊपर। ठीक है, और आयरन को वीक कर देता है। करोजन से, ठीक है, करोजन से निपटने के लिए, करोजन से निपटने के लिए क्या क्या मतलब स्टेप्स उठाया उठाया जा सकता है? सबसे पहले पेंटिंग दी मेटल सरफेस। मेटल सरफेस को पेंट कर दो, मेटल सरफेस को ऊपर से पेंट कर दो। ठीक है, उससे होगा ये कि वाटर या एसिड डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। ठीक है, पाउडर कोटिंग द सरफेस, सरफेस को ऊपर कोट कर दो। ऑयलिंग द मेटल सरफेस, जब आप ऊपर ऑयल डालोगे तो डायरेक्टली वाटर या एसिड उस पर अटैक नहीं कर सकती। क्या? गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस होता है इन विच वी अप्लाई जिंक कोटिंग ओवर आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स। हम जिंक कोटिंग अप्लाई करते हैं आयरन और स्टील आर्टिकल्स में। ऐसा आपका ये करोशन का एक एग्जाम्पल है। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी होता है कि जब आपका फूड में से बड़ा फाउल स्मेल आने लगती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि अब खाना खराब हो गया है, उस चीज को हम उस चीज का साइंटिफिक नेम होता है रैंसिडिटी। ठीक है, मतलब फूड आपका खराब हो गया। रैंसिडिटी क्यों होती है? ड्यू टू आपका जो फूड है, फूड जो है आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया एंड इट रिएक्टेड। ठीक है, और इसने रिएक्ट, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और इसने ये रिएक्ट किया और ये फूड अब आपका खराब हो गया। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, जब हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, देन इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ देन इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिफिकेशन। या जैसे कि आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वो इसलिए आपका चिप्स के पैकेट में डाला जाता है ताकि आपका जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को आने नहीं देता। ठीक है, आपका मतलब ऑक्सीजन नहीं आ पाता, और आपका जो चिप्स हैं वो सेफ रहते हैं लंबे टाइम तक। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उस वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगता है, और जहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है,
जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन आपका लाइसेंस से प्रिपेयर होता है। लाइसेंस आपका थैलोफाइटा ग्रुप का पार्ट होता है। ये मैंने क्यों आपको इसमें बोल्ड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली CDS 1 2020 में पूछा गया है। ठीक है, कि लाइसेंस किसका पार्ट होता है, तो लाइसेंस आपका थैलोफाइटा ग्रुप का पार्ट होता है। ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि हमें एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करता है। ये कैसे हमें डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करता है, जब हम लिटमस सॉल्यूशन में कोई एसिडिक चीज मिलाते हैं तो ये अपने कलर चेंज कर लेता है। ठीक है। जैसे इन एसिडिक मीडियम द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड, वाइल इन बेसिक मीडियम, मतलब एक ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू ही रहता है। ठीक है। लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में आप डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। ए नाउ टॉकिंग अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल एक वो स्केल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम मेजर करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। जो सब्सटेंस राइट लेफ्ट मोस्ट पार्ट में होता है, मतलब जो जीरो, जिसका कलर एकदम जीरो, ये इस कलर को सिग्निफाई करता है, दे आर दी मोस्ट एसिडिक। और जो राइट मोस्ट पार्ट में होता है, जिसका कलर ये सिग्निफाई करता है, दे आर दी मोस्ट बेसिक सब्सटेंस। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस आर डिटरमाइंड बाय थ्रू पीएच स्केल। जो 7 पे होता है, ठीक है, जो 7 पे होता है, दे आर दी न्यूट्रल, दे आर दी न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म कैसे होता है, जब आपका Na2 प्लस Na2CO3 प्लस कैल्शियम कॉस्टिक सोडा, ठीक है, आपका कॉस्टिक सोडा एंड और सोडियम कार्बोनेट जब आपका कंबाइन होता है, देन दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaOH। ठीक है, तब आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा बनता है। सॉरी सॉरी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका कॉस्टिक सोडा है। NaOH आपका कॉस्टिक सोडा, इसका एक दूसरा नाम भी है, कॉस्टिक सोडा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। सो ये कॉस्टिक सोडा इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। इसका यूज क्या होता है, दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच। ठीक है, ब्लीच के प्रोडक्शन में, यूज इन ड्रेन क्लीनर्स, ड्रेन वो नालियों की सफाई करने में, यूज फॉर रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर बाय म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ठीक है, हैवी मेटल्स को वाटर से रिमूव करने में यूज होता है। यूज इन पेपर मेकिंग, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो इन जगह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा जिसका यूज होता है। नेक्स्ट इज योर, अगला आपका कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हो। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आपका ये येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला COCl2 होता है। ये केमिकल फॉर्मूले के नाम आप याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है आपका, कपड़ों को ब्लीच करने में, डर्टी क्लोथ्स को साफ करने में। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेंस यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर इन मेनी इंडस्ट्रीज। दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग पोर्टेबल वाटर। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है फॉर क्लीनिंग वाटर। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ठीक है। इसका यूज होता है फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, यूज फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स। ठीक है, यूज फॉर प्रोटेक्शन एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, ये फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी यूज होता है। दे आर यूज इन सीलिंग एयर गैप्स इन अपैरेटस इन लैब। ठीक है, ये एयर गैस सील करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा। देखो ये इंपॉर्टेंट जो केमिकल मैं आपको कंपाउंड्स करवा रहा हूँ, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से करना। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है
Na2CO3.10H2। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। इट इज इनऑर्गेनिक हाइड्रेट, ठीक है, ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। वॉशिंग सोडा का, जैसे आप सभी को पता है, ये क्लीनिंग, वो कपड़े धोने में यूज होता है। ठीक है, दे आर यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट। इसका वो पेपर मेकिंग, टेक्सटाइल, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। दे आर यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट इन लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज में ये एक इंपॉर्टेंट एजेंट होता है, लॉन्ड्रीज वही कपड़े धोने का। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? इट इज नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, पाउडर डस्ट इज नॉट एक्सप्लोसिव। इसका जो पाउडर फॉर्म होता है, इट इज नॉट एक्सप्लोसिव। इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। NaCO3 इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज ओडरलेस, जिसका कोई ओडर नहीं होता। इट इज बेसिक इन नेचर, इसका नेचर बेसिक होता है। बेकिंग सोडा का आपका यूज कहाँ होता है? दे आर यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक। यह आपका एज अ एंटासिड यूज होता है। एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होता है? जैसे एक आपका बेकिंग सोडिया हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे आपके एंटासिड की तरह यूज होते हैं। द एक्ट एज एंटासिड एंड ट्रीट स्टमक। ठीक है, यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर। ये वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज होता है। दे आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड। ठीक है, सो ये डिफरेंट यूजेस हैं आपके बेकिंग सोडा के। अब हम बात करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, कार्बन और डिफरेंट कंपाउंड जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो लेक्चर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पूरा देखना। सो कार्बन, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सो कार्बन एक बड़ा यूनिक सा एलिमेंट होता है। ठीक है, कई डिफरेंट फॉर्म में अकर हमें मिलता है। ये सॉफ्ट, ये ग्रे और ब्लैक कलर का, डल ग्रे और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये इसके कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। अब एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एलिमेंट विद वेरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट वेरिंग फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉप कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, हम कार्बन के ये चार मेजर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, पहला है कंबशन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा एडिशन, चौथा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन चार अलग अलग रिएक्शंस के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में। तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बस बट उसमें से जो मेजर एलोट्रॉप है वो है आपका ग्रेफाइट। पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड और तीसरा बकमिनिस्टर फुलरी। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। ग्रेफाइट, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ, ये एलो कार्बन का एलोट्रॉप है। इट इज 2D स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। ठीक है, एंड दे आर अरेंज हेक्सागोनली। ये हेक्सागोनली आपस में अरेंज होते हैं। इट इज सॉफ्ट ब्लैक स्लिपरी सॉलिड। ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक कलर का होता है और स्लिपरी सॉलिड होता है। कार्बन के, ये ग्रेफाइट की जो आपके इसमें ग्रेफाइट में जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 होती है। ठीक है, इसको याद रखना। ये इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्दो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि देखो, ये हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। इसमें होता ही है कि एक एलिमेंट जो है आपका, एक एक एटम जो है आप, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री होता है। वो फ्री होता है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में अपना रोल निभाता है। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, दे आर यूज्ड, दे आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इट ऑल्सो हैज मेटालिक क्लस्टर, इसमें मेटालिक क्लस्टर होता है एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसका आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। इट इज वेरी गुड कंडक्टर और बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट कर लेता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट इज दैट इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन वर्किंग एट हाई टेम्परेचर।
ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है उन मशीन में जो कि काफी हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज टू मेक क्रूशियबल्स which have property that they are inert to dilute acids as well as to alkalis। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं टू डाइल्यूट एसिड और एल्कलीज के लिए। अगला है आपका डायमंड। अगला आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है डायमंड। ठीक है, इट इज द प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इट इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट हार्डेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, ये सबसे हार्ड एलिमेंट होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन इन स्टेट sp3 होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर होता है और ये टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल इसके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड होता है। देखो, ये आपका एक, ये जो मेजर इलेक्ट्रॉन है ये चार इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। अब इसके पास कोई भी स्पेस नहीं बचा है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चारों आपस में कनेक्टेड, ये एक चारों के साथ कनेक्टेड है, वैसे ये चार भी आपस में चार चार के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इसमें आप देखो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है विच कैन हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रिलेटिव डेंसिटी, ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज, ये एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत हाई होती है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड insoluble in all solvent, and it is insoluble in all solvent. Next is your Buckminster Fury। Buckminster Fury C60 है। It is also one allotrope of carbon। ठीक है, ये आपका फुटबॉल शेप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स के बारे में जो कि अब हमने पढ़ लिया। अब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद अ सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें जो आपका कार्बन एटम्स है वो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ठीक है, वो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो कार्बन कंपाउंड्स है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा था कार्बन की वो ये है। ठीक है, एक एक करके इन चारों रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जो होती है, ठीक है, इन अ कंबशन रिएक्शन अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट्स आर compounds of each element in fuel with the oxidizing element। It is an exothermic reaction। ये एक exothermic reaction होता है। Just a moment। सो कंबशन रिएक्शन में बेसिकली होता ये है कि आपका जो जो कि आपका कार्बन कंपाउंड है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल फॉर्म CO2 H2O हीट एंड लाइट। ठीक है, ये है बेसिकली कंबशन रिएक्शन के बारे में। क्या कहता है ये कि जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता यह है कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता यह है ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें C2H5OH में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इट विल फॉर्म CH3COOH। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये होता है कि इसमें सबसे पहली चीज इसका दूसरा एडिशन रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में होता ये है कि इन एन एडिशन रिएक्शन एन इन ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर। इसमें दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे विल फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इज ओनली
इज ओनली फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के लिए होता है। ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड ऑक्सीड एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता यह है कि इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच single substance is replaced by another group in a chemical reaction। एक जो substance होगा that will be replaced by different in a chemical reaction। now अब हम आगे बात करते हैं इथेनॉल और उसकी प्रॉपर्टी की। तो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है। इथेनॉल इज अ प्लांट फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट which is natural and it can also be produced through hydration of ethylene। ये नेचुरल होता ये आपका या तो प्लांट फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस आप इसको अक्वायर कर सकते हो, या इट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू हाइड्रेशन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के हाइड्रेशन से भी आप इसे बना सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH या C2H6O, आप कैसे भी लिख लो। ठीक है। इथेनॉल जो है ये अल्कोहल ग्रुप का पार्ट है जो OH फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। ठीक है। ये वो सब्सटेंस है जो OH फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, इथेनॉल इज ऑलवेज लिक्विड। ठीक है। ये लिक्विड रहता है। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। इट इज मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। इथेनॉल जो है, इथेनॉल कंपाउंड, ये मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है उसमें सबसे ज्यादा इथेनॉल का यूज होता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक कफ सिरप, टॉनिक एंड टिंक्चर आयोडीन। ठीक है। ये अलग अलग आपके मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होते हैं। यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का अब हम यूज देख लेते हैं। ठीक है। दे आर यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन पेंट्स। ठीक है। एज प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। यूज एज अ कलर एडिटिव एंड फॉर गिविंग एनहांस्ड फ्लेवर। यह आपका एज अ गैसोलीन की तरह यूज होता है एंड प्रिवेंट नॉकिंग इंजन्स। ठीक है। अब तो नॉकिंग इंजन्स बंद हो गए, बट पहले इथेनॉल का यूज किया जाता था। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। सो इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है। ये ये एसिडिक ग्रुप का पार्ट है। ठीक है। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COH पीछे ऐड होता है। ठीक है। इसको इथेनोइक एसिड, इसको हम कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इट इज स्लाइटली हेवियर देन वाटर। ये पानी से थोड़ा भारी होता है। 5 to 8% ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर बिकम्स विनेगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CAPF आई थिंक 2020 में पूछा गया, 2020 या 2021 में पूछा गया कि एसिटिक एसिड विनेगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है। तो 5 to 8%। अगर ये आपको 5 to 10% का भी रेंज दे रहा है तो भी आप उस ऑप्शन को क्लिक कर देना। ठीक है। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? देखो, जब इथेनोइक एसिड को हम थोड़ा ठंडे में रखते हैं तो ये आपका जम जाता है। ठीक है। तो उस एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट्स इथेनोइक एसिड इज आल्सो रेफर्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 16 डिग्री सेल्सियस एंड ऑफन फ्रीजेज इन विंटर। ठीक है। ये विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में होता यह है कि हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब हम ऐड करते हैं देन इट फॉर्म्स एस्टर। जब हम इथेनोइक एसिड और एस्टर को हम वो इथेनॉल को ऐड करेंगे तो एस्टर फॉर्म होगा। ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका प्रोडक्ट जो होता है विच इज इन है जो एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग, ये फ्रूटी स्मेलिंग आपका सब्सटेंस होता है। ठीक है। दे आर मेनली यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स। या आपका परफ्यूम और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में यूज होता है। इथेनोइक एसिड का आप यूजेस देख लेना यहाँ पे। ठीक है। कि कहाँ कहाँ यूज होता है। या आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कमर्शियली इसका यूज है फॉर मेकिंग एस्टर्स। जब हम इसको इथेनॉल के साथ क्या कहते हैं ऐड करते हैं, क्या, मेकिंग विनेगर्स और पॉलीमेरिक मटेरियल्स। विनेगर हैज बीन शोन टू रिड्यूस हाई कंसेंट्रेशन इन ब्लड शुगर। विनेगर जो होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। ठीक है। जो हाई कंसेंट्रेशन को लो करता है। ठीक है। यूज फॉर मेकिंग लाइस RBC बिफोर WBC
एग्जामिन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट यूजेस हैं ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो इज अ सोप क्या होता है? सोप इज अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन, ठीक है, ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। ये एक लंबी चेन होती है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की, ठीक है। लंबी चेन होती है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स की, ठीक है। सोप्स आर जनरली प्रिपेयर्ड थ्रू सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सोप्स हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। डिटर्जेंट डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन ऑफ पोटेशियम सोडियम ऑफ सल्फोनेट ग्रुप, ठीक है। ये लॉन्ग एल्काइल चेन होती है ऑफ सल्फोनेट ग्रुप ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट, ठीक है। दे आर सॉल्यूबल इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आपका हार्ड वाटर में सॉल्यूबल होता है। दिस सॉल्युबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू सल्फोनेट ग्रुप, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी इसमें होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फोनेट ग्रुप। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो कि आपका नॉर्मल सोप के साथ जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो वो स्कम फॉर्म करते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग, वो झाग बनाने की जगह एक स्कम बना देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर ऐसा क्यों करता है, वो स्कम क्यों फॉर्म करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स या सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होती है कि अ टाइप ऑफ हार्ड टेम्पररी हार्डनेस किसी भी वाटर में होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार कार्बोनेट मिनरल्स, मतलब मैग्नीशियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस से आपके वाटर में टेम्पररी हार्डनेस होती है। टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं आइदर थ्रू बॉइलिंग और एडिंग लाइम, ठीक है। हम या तो उसको बॉईल करके या लाइम ऐड करके हम टेम्पररी हार्डनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस जो होता है, ठीक है, ये किसी भी पानी में होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट या क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जब ये होता है देन वाटर इज योर, तब इस वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को हम कई तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग जो होता है आपका परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज नहीं होता। इसको हम थ्रू वाटर सॉफ्टनर या आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं अपने वाटर में से। अब ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल का से कैसे मतलब आप काम कर सकते हो, तो उस टाइप के। सो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक द बेसिस ऑफ, ठीक है। उससे पहले हम पीरियोडिक टेबल में हमें बेसिकली दो टाइप के पीरियोडिक टेबल पढ़ने, एक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और एक मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल। देखो, जो हमारा अभी पीरियोडिक टेबल है, आप ये देखो इतने सारे एलिमेंट है, ठीक है। अलग अलग इनके सबके वो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इतने सबको याद रखना, ठीक है, अलग अलग एक एक सिंगल सबको याद रखना तो काफी मुश्किल होता, ठीक है। उस वजह से हमने सोचा कि इसको क्यों ना एक ग्रुप फॉर्म में हम बनाएं ताकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज याद रखने में आसानी हो, ठीक है। उस वजह से हमने पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। अब पीरियोडिक मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वो किस बेसिस पे मेंडलीव ने अरेंज किया था? उन्होंने अरेंज किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर, ये जो आपस में अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन
ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है। सो मेंडलीव ने कहा था कि जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, जैसे कि उन्होंने नोबल गैस या पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया था। सो वो उनका पीरियोडिक जो टेबल का क्लासिफिकेशन था वो उतना वैलिड रहा नहीं। फिर हमें नया पीरियोडिक टेबल का हमें वो क्लासिफ हमें नए तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। सो वो हमारा मोसले ने बनाया था। तो मोसले के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी एलिमेंट के, दे आर द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, वो उनके एटॉमिक नंबर के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। जो इन्होंने नया क्लासिफिकेशन किया था उसका यूज क्या हुआ, उससे हमारे नोबल गैस को एक अपना सेपरेट ग्रुप मिल गया। पहले नोबल गैस का के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं था, आइसोटोप्स को स्पेस नहीं मिल रही थी। तो इन सब चीजों की वजह से इन ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उनका रिप्रेजेंटेशन मिला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उनका रिप्रेजेंटेशन मिला, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को जो कि 4f और 5f ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है, वो सब भी इसमें फिल हो पाए। सो ये था बच्चों आपका पूरा केमिस्ट्री की का वन शॉट वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।